तो न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले कोरोना के संकट से जुड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। लगातार केस बढ़ते ही जा रहे हैं। 24 घंटे के भीतर देश में 3,80,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। कोरोना से 24 घंटे में 3600 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। महाराष्ट्र में दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड रहा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 1035 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए। दिल्ली में वहीं 24 घंटे में 25,900 से ज्यादा केस सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में 368 लोगों की मौत हो गई। ये देखिए, ये तो देश भर का आंकड़ा है। 3,80,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 24 घंटे में 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और अगर राज्यवार देखें, अगर महाराष्ट्र की बात करें, अगर हम दिल्ली की बात करें, तो यहाँ के जो आंकड़े हैं कोरोना के, वो भी डरा रहे हैं। 25,900 से ज्यादा पॉजिटिव केस 24 घंटे में, और इसी के साथ 368 लोगों की मौत दिल्ली में 24 घंटे में हो चुकी है कोरोना की वजह से। महाराष्ट्र में 63,000 से ज्यादा मामले आए हैं सामने, और यहां पर भी हालात अभी भी खराब बने हुए हैं। हालांकि अगर मुंबई की बात करें तो लॉकडाउन का असर थोड़ा दिखाई दे रहा है। यहां के मामले में अभी की बात कर ले, पिछले 24 घंटे की बात कर ले, तो कमी नजर आ रही। लेकिन 6 तस्वीरों के जरिए देश भर का हाल आप देखिए। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, आपको गुजरात देखना हो, या फिर आप देश के चाहे किसी भी इलाके में देख लीजिए जहां इस वक्त कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, तस्वीरें लगभग एक जैसी रहती हैं। एक तरफ देखिए कोरोना से हाहाकार है, 8वें चरण का मतदान भी लेकिन पश्चिम बंगाल में चल रहा है, तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस में मरीजों का इलाज भी हो रहा है। यह देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर है। तो इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली और जयपुर से, उनके पास चलें। लेकिन उससे पहले मोहित बख्शी देखिए और लाल सिंह फौजदार हमको नजर आ रहे हैं विंडो में। आप लोगों के पास मैं आऊं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है दिल्ली से, वो बता देते हैं अपने दर्शकों को। दिल्ली की हालत खराब है। लगातार 7 दिन हो गए, दिल्ली में मौत का आंकड़ा 300 के पार है। दिल्ली में 24 घंटे में 25,986 केस सामने आए हैं। कोरोना से एक दिन में 368 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 7 दिनों से 300 से ज्यादा मौतें हुई हैं, यानी कि हर दिन 300 से ज्यादा मौत हो रही है। अगर एक एवरेज भी आप निकालें पिछले 7 दिन का, तो 300 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से दिल्ली में मर रहे हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई तेज की गई है। टैंकर से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम चल रहा है। तो ये दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली में हालात कितने खराब हैं, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक मरीज 3-4 दिनों से राजीव गांधी अस्पताल के बाहर पड़ा है, उसकी कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। देखिए अविनाश चौधरी की रिपोर्ट। कोविड महामारी के चलते इलाज नहीं मिलने के कारण लोग एम्बुलेंस में और सड़कों पर दम तोड़ने को मजबूर हैं। इस समय हम राजीव गांधी हॉस्पिटल के बाहर हैं और यहाँ हम एक पेशेंट की हालत दिखाएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर दिल्ली में ये चल क्या रहा है। आप देखेंगे कि राजीव गांधी हॉस्पिटल के बाहर का फुटपाथ है और ये एक शख्स जो इस समय कंबल में लिपटा है, ये व्यक्ति यहाँ पर 4 से करीब 5 दिन हो गए हैं इसी पोजीशन में है। और बताया जा रहा है कि इसको कोई भर्ती कराने वाला नहीं है, कोई इसको हाथ लगाने वाला नहीं है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लगातार जिनका हॉस्पिटल के अंदर आना जाना है, उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है। ये कौन शख्स है जो यहाँ बाहर है? ये 4 रोज से यहाँ पे पड़ा हुआ है। 4 रोज से ये कह रहा है कोई भर्ती करवाने वाला मेरे पास कोई नहीं है। तो रिक्शे वाले को आवाज़ दे रहे हैं, भैया हमको भर्ती उर्ती करवा दो। रिक्शे वाले बेचारा अपना कमाएगा, इनको लेकर जाएगा। तो हॉस्पिटल के गार्ड वगैरह कोई गार्ड उर्ड को नहीं बता रहे, या किसी को बताया नहीं गार्ड उर्ड के। ऐसे तमाम लोग हैं जो हमने अलग अलग हॉस्पिटल के बाहर देखे, जिनका कोई तीमारदार नहीं है, अटेंडेंट नहीं है, वो लोगों से बातचीत करने में सक्षम नहीं है। उनकी जो स्वास्थ्य की हालत है वो ऐसी नहीं है कि वो कोशिश कर पाएँ खुद से भर्ती होने की, और वो मोहताज होकर सड़कों पर पड़े हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस की ओर से अभी ये बताया गया है कि ऐसी तमाम कॉल्स उनके पास आ रही हैं कि लोग लाचार हालत में, बीमार हालत में अपने फ्लैटों में पड़े हैं, बेहोशी की हालत में हैं। अब पुलिस ऐसे बहुत सारे लोगों को उनके फ्लैटों से निकालकर अस्पताल तक लेकर गई है और उसके बाद उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। ये दिल्ली के हालात हैं, यानी कि लोग एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं, अस्पतालों के बाहर सड़कों पर पड़े हैं और फ्लैटों के अंदर, घरों के अंदर से लोगों की डेड बॉडीज मिल रही हैं। तो ये हालात किस कदर भयावह हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।
तो ऐसे हालात और ऐसे मंजर की किसी ने कल्पना नहीं की थी। किसी ने सोचा नहीं था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा कि बेटा मां को सड़क पर छोड़कर भाग जाएगा, हॉस्पिटल के बाहर एक शख्स पड़ा रहेगा और इलाज कराने के लिए, भर्ती करवाने के लिए उसके घर से उसके अपने उसके साथ नहीं होंगे, कोई उसे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन यह तस्वीर अब आम हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। दिल्ली चलते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही श्वेता गुमसे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहित, आपके पास मैं आता हूं। देश की राजधानी दिल्ली की जो तस्वीर अभी हमने देखी है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ऐसी तस्वीर देखकर आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। अपने अपनों को छोड़कर जा रहे हैं सड़क पर, फुटपाथ पर कोई पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट कराने वाला कोई नहीं है। स्थिति तो यह भी खराब है ना मोहित कि हॉस्पिटल में लोग अपने घर से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें एडमिट करने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं है। इस वक्त जरा बताइए कि दिल्ली की तस्वीर कैसी है? क्या ऑक्सीजन को लेकर कुछ अपडेट है? क्या मरीज जो हैं उनको भर्ती किया जा रहा है हॉस्पिटल में, उनका इलाज हो पा रहा है ठीक से? विद्या, दर्द की कहानी बहुत लंबी है। कहां कहां का दर्द बताइए। ना तो आईसीयू बेड्स हैं, ना ही आपके पास ऑक्सीजन बेड्स इस वक्त स्थिति है, ना ही आपके पास शमशान या कब्रिस्तानों में जगह बची है। लाइन लगी है। आपको दिखाऊं मैं, अगर दिल्ली कोरोना ऐप, हम नहीं बोल रहे, सरकारी आंकड़ा है ये। सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि अब कुछ नहीं बचा है और जो है वो अगर किसी की डेथ होती है या कोई ठीक होता है तो होता है। देखिए ये आईसीयू बेड्स सिर्फ 14 बेड्स दिखा रहा है। ये 14 बेड्स भी दिख रहे हैं पर जब स्थिति आती है तो मिलता कोई भी नहीं है। 14 बेड्स भी बहुत, ये देखिए 2 एम्स ट्रॉमा सेंटर में देखिए 0 0 0 0 0, 4 जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में रोहिणी 0 0 0 0, यानी ये जीरो हो गया है। सिस्टम भी जीरो हो गया है। आराम से आप घर पे रहिए, यही सिर्फ एक सेफ्टी है। अदरवाइज या दूसरा कोई एक कारण नहीं है कि अगर आप बीमार हो गए और सीरियस हो गए तो आप बच पाएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अपनी हिम्मत बना के रखिए क्योंकि आईसीयू में बेशक जगह ना हो पर आप अपनी हिम्मत के जरिए इस बीमारी को हरा सकते हैं। ये हम आपको कह रहे हैं। ये एलएनजेपी अस्पताल है, यहाँ पर शुरू से इलाज हो रहा है। देश का सबसे बड़ा अस्पताल है एलएनजेपी अस्पताल और सामने व्यवस्था की गई है कि अलग से और मेक शिफ्ट इंतजाम किए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं। लेकिन अब इंतजामात की भी हद हो गई है कि उनको वो पूरे पड़ गए हैं। हमारे पास भी और आपके पास भी लगातार लोगों के फोन मैसेज आ रहे हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले राघव चड्ढा के ऑफिस में हमारी बात हुई, मेरी बात हुई। वहां पर एक मरीज को एडमिट कराने के लिए जब मेरी बात हो रही थी उनके ऑफिस से, तो उनके ऑफिस से जिस व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी उन्होंने कहा कि किसी को भी बोलिए एम्बुलेंस लेकर वो हॉस्पिटल चले जाएं, इमरजेंसी में उन्हें एडमिट कर लिया जाएगा। 3 दिन से एक बेटा अपनी मां को लेकर घूम रहा है, उसे कहीं इमरजेंसी में भी नहीं लिया जा रहा है तो बेड मिलने की बात तो दूर रही। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। वो टीमें क्या काम कर पा रही हैं सही मायने में? क्या वो लोगों को एडमिट करा पा रहे हैं सही मायने में? क्या लोगों को इलाज मिल पा रहा है सही मायने में? देखिए अभी थोड़ी देर में जब हम लोग लाइव से हटेंगे तो आपको वो बाइट सुनाई देंगी जिनमें रात की तस्वीर मैंने कैद की है कि जो रात में लोगों के साथ घटा। 3 लोगों के से अलग अलग केस स्टडी हमने की, क्योंकि केस स्टडी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें हर बात का, हर मामले का तफ्तीश करनी होती है कि आखिर वो मामला क्या है। तो इसलिए उन तीनों से जब हमने बात की तो तीनों का दर्द अलग निकल के आया। किसी को अलग अलग अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, अलग अलग अस्पताल जा रहे हैं, भटक रहे हैं सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। हर अस्पताल में जगह है ही नहीं। जब जगह ही नहीं तो अस्पताल भी कहां से दे। खुद हाई कोर्ट की घटना आपको कल की पता होगी जब जज भी जो थे, जज साहब, वो भी कहते दिखे कि कैसे हम वकील साहब जो थे वो बेड मांग रहे थे, गुहार लगा रहे थे बेड अपने परिजन के लिए। तो हालात आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो समझ से परे हालात हो रहे हैं। ऐसे हालात हैं जो समझे जा सकते हैं, समझ से परे हो गए हैं। और किस तरीके की हालात है वो मैंने आपको कोरोना ऐप में दिखाया। 368 मौतें एक दिन में, लगातार 7 दिन से 300 से ज्यादा मौतें हैं। और कोई अगर आंकड़ा एवरेज निकालेंगे तो मैं आपको यकीन बता रहा हूं 350 मौतें लगातार है रोज। आप अंदाजा लगाइए। मौतें तो रजिस्टर में, कागजों में दर्ज नहीं हो पा रही हैं।
मोहित, आप ठीक बात कह रहे हैं, कुछ चीजें तो दर्ज ही नहीं हो पा रही हैं कागजों में। अभी थोड़ी देर पहले राजीव गांधी हॉस्पिटल में भी मेरी बात हुई, वहां हमें वादा किया गया कि एक पेशेंट को लेकर कि उन्हें हम भर्ती करेंगे, लेकिन अभी तक 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक ना उस पेशेंट को एडमिट किया गया है, ना उनके तीमारदार को किसी तरह का फोन आया है। ये स्थिति है। और जैसा मोहित आप बता रहे हैं कि जब बेड ही नहीं है तो हॉस्पिटल क्या करेगा, कोई नेता क्या करेगा, कोई सिस्टम क्या करेगा, और सिस्टम में बैठा हुआ अधिकारी क्या करेगा। स्थिति इतनी गंभीर है। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र का संकट और गहराता जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में फिर से केस बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर किस कदर है वो हम आपको बता रहे हैं, जो यहां के आंकड़े हैं उसके जरिए। 24 घंटे में 63,309 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 1035 लोगों की मौत हो गई है और पूरे हिंदुस्तान में किसी एक स्टेट में, किसी एक राज्य में 24 घंटे में ये सबसे ज्यादा मौत है। एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का ये रिकॉर्ड है। मुंबई में 24 घंटे में 4,926 केस आए हैं, 34 लोगों ने दम तोड़ दिया है। पुणे में 24 घंटे में 9,472 केस आए हैं, 178 लोगों की मौत हो गई है। नागपुर में 24 घंटे में 7,984 केस सामने आए हैं, 93 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो दम तोड़ते लोग हैं और 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि कैसे खौफ में अब लोग लाइन में खड़े होकर इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच गए हैं। कल जो खबर आई थी कि इंजेक्शन नहीं होने की वजह से वैक्सीनेशन को रोकना पड़ गया था, लेकिन आज एक बार फिर से देखिए तस्वीर महाराष्ट्र की ही है और लोग पहुंच गए हैं बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर, जो सबसे बड़ा सेंटर है। यहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। धूप है, लेकिन इसके बावजूद लोग चाहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए अगर वैक्सीन कारगर है तो उसे लगवा लिया जाए। श्वेता गुमसे हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता का रुख करते हैं। श्वेता, हम तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीरें रुला रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दिन और ये आफत कब टले, इसका इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा खराब नजर आती है, चाहे वो संक्रमण का मामला हो, चाहे मौत का मामला हो, चाहे संक्रमण के फैलने की वजह से लोगों के हालात का मामला हो। अभी क्या जानकारी, क्या अपडेट है दवाइयों को लेकर, वैक्सीन को लेकर, मरीजों को लेकर, कोरोना को लेकर, मुंबई को लेकर, पुणे को लेकर? विद्या, देखिए, दिल्ली का दर्द हमने समझा है, देखा है, और मुंबई की मजबूरी देखिए कि महाराष्ट्र में पहले फेज में भी मुंबई कराती हुई नजर आई थी। बेड नहीं थे, वैक्सीन तो उस वक्त में थी ही नहीं, लेकिन लोगों को ऑक्सीजन तक मिल नहीं रहा था। लेकिन दूसरा चरण उससे भी अलग नहीं है, लगभग तस्वीरें सेम है। यहाँ पर भी मुंबई में अब कहीं ना कहीं बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहे। और इस बीच में जिस तरह से वैक्सीनेशन को सबसे ज्यादा गति दे दी गई थी, कहीं ना कहीं अब उस पर भी रोक लगी हुई है क्योंकि वैक्सीन नहीं है। सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, जोगेश्वरी का यह ट्रॉमा सेंटर है और यहाँ पर मेन गेट पर ही एक बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि वैक्सीनेशन को बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक। मतलब साफ है कि वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल टू अपॉइंटमेंट, पेशेंट विल आल्सो बी टेकन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, काइंडली कॉपरेट। आप जो है यहाँ पर लिखा गया है कि कॉपरेट करिए, वैक्सीन अब फिलहाल नहीं है। आपको बता दें जिस तरह से मंत्रालय में जो मीटिंग हुई ली गई थी, कैबिनेट मंत्रियों की जो बात हुई थी, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था, कहा गया था कि 6 महीने तक जो है वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी रखने का महाराष्ट्र सरकार का प्रयास है। लेकिन इस बीच में 1 महीने में जो टारगेट दिया गया है 1 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का, लेकिन जब वैक्सीन ही नहीं है, 40 वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया गया है। ऐसे वक्त में, ऐसे समय में इस अभियान को, इस मिशन को कितना सरकार मजबूत कर पाती है, इस पर देखना होगा विद्या। लेकिन आंकड़े लगातार बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड ब्रेक है, 63,903। अब जरा हमारे दर्शकों को, देश को और करोड़ों लोग जो इस वक्त न्यूज नेशन देख रहे हैं उनको ये बताइए कि आखिर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की कमी क्यों पड़ रही है? क्या वैक्सीन कंपनी की तरफ से वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है? क्या सरकारों ने जो ऑर्डर किया उसमें देरी हुई थी, या व्यवस्था वो नहीं बन पा रही है जिसके जरिए वैक्सीन उपलब्ध कराकर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम हो?
देखिए विद्या, सरकार की ये मंशा थी कि एक दिन में 1 लाख तक वैक्सीन मुहैया कराई जाए, क्योंकि हालांकि बीते 15 दिनों में यदि हमने देखा लगातार 11,000 12,000 आंकड़े सिर्फ आर्थिक राजधानी मुंबई से सामने आ रहे थे। ऐसे बीच में सरकार ने एक कैंपेन चलाया। इस कैंपेन को नाम दिया गया कि आगे तेजी से वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इस बीच में एक दिन में 1 लाख लोगों को जो है वो टीका लगाया जाता था। लेकिन अब मामले लगातार बढ़ रहे, लोगों की लापरवाही इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आप ना सिर्फ आर्थिक राजधानी मुंबई की मैं आपको बात बताऊं, नागपुर, पुणे जैसे भी ऐसे तमाम शहर है जहां पर एक दिन में लगातार 7-7 8-8 हजार की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट का यह दावा है कि यदि वैक्सीन ठीक समय पर लोगों तक, मरीजों तक नहीं पहुंची तो अगले तीसरे चरण पर भी महाराष्ट्र को सामना करना पड़ेगा। कोरोना की तीसरी वेव के चपेट में आर्थिक राजधानी मुंबई आ सकती है, महाराष्ट्र आ सकता है। लेकिन वैक्सीन अब लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि स्टोरेज अब राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार ने 1 मई से होने वाले 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन फ्री देने का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वैक्सीनेशन सेंटर को बंद रखा गया है, वैक्सीन नहीं है। तो ऐसे बीच में सवाल ये महत्वपूर्ण है विद्या कि मतलब एक बड़ी मुहिम जब आप चलाने की शुरुआत कर रहे थे तो आपके पास वैक्सीन खत्म हो जाती है, वैक्सीन की कमी पड़ जाती है, इसलिए आप मुहिम चलाने से पहले ही एक कदम पीछे हो जाते हैं। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि दुनिया भर के देशों को अपने अपने नागरिकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि कोरोना का वैक्सीनेशन हो सके, वो कोरोना का वैक्सीन लगाएं। जब तक दुनिया भर के 70% के करीब लोग वैक्सीन नहीं लगा लेते हैं, तब तक इस बीमारी से, इस संक्रमण से, इस महामारी से उबरना दुनिया भर के लिए मुश्किल काम होगा। श्वेता आप भी बन रही हैं हमारे साथ, मोहित आप भी रहिए हमारे साथ, लाल सिंह फौजदार जयपुर से हमारे साथ हैं, राजस्थान का क्या हाल है वो भी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, फौरन लौटेंगे। और बड़ी खबर राजस्थान से, राजस्थान में 24 घंटे में 16,613 नए कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 120 लोगों की मौत हुई है। ये राजस्थान में पिछले 24 घंटे में हुआ है। हम आपको देश के अलग अलग राज्यों में पिछले 24 घंटे में कोरोना से क्या हुआ है वो बता रहे हैं, और ये राजस्थान का हाल है। खुद मुख्यमंत्री संक्रमित हो गए हैं कोरोना से। उन्होंने जानकारी दी है ट्विटर के जरिए कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, लेकिन वो काम करेंगे, आइसोलेशन में रहते हुए भी वो काम करेंगे। अब सवाल यह है कि आम जनता तक जो सेवा पहुंचनी चाहिए वो सेवा क्या सुचारू तरीके से पहुंच रही है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। लाल सिंह, क्या सुचारू तरीके से जनता तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच रही हैं? अभी पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल यही हो गया है कि क्या सेवाएं हैं, अगर हैं तो लोगों तक पहुंच रही हैं, अगर पहुंच रही हैं तो क्या लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं, क्या लोग ठीक हो रहे हैं, जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनकी परेशानी दूर हो रही है? देखिए विद्यानाथ, हालातों को अगर समझना है तो आप इस तस्वीर को समझिए कि किस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। कल उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव मिली थी, और लगातार आलम यह है कि कल एक पूर्व विधायक की मौत हुई है, राजपूत सभा के जो अध्यक्ष थे लोटवाड़ा, उनकी मौत हुई है। लगातार मौतों का ग्राफ जिस तरह बढ़ रहा है विद्यानाथ, वो अपने आप पे सवाल खड़ा कर रहा है कि दूसरी लहर कितनी खतरनाक साबित हो रही है। लेकिन इसके साथ ही सरकारी तंत्र की सांसें जिस तरह फूल रही हैं, तस्वीर आप समझो विद्यानाथ, मैं फिलहाल आपको तस्वीरों के जरिए बताऊंगा किस तरह कोरोना के खौफ का असर वैक्सीनेशन सेंटर में भी आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये जो आप लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं, तमाम वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन वारी का अपना इंतजार कर रहे हैं। आलम यह है, यहाँ पर नंबर लग रहा है, इसके बाद उनका नंबर आ रहा है। तस्वीर का दूसरा पहलू है कि एक तरफ यहाँ तो लाइन लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीनेशन चोरी हो रही है। एक तरफ रेमडेसिविर लोगों को मिल नहीं रहा है, दूसरी तरफ रेमडेसिविर बाजार में आप जाओ तो 25 से 1000 से 1 लाख रुपए में ब्लैक से मिल रहा है। यही हालात ऑक्सीजन सिलेंडर की है। लोगों की सांसें टूट रही हैं, परिजन अपनों को खो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। ये तस्वीर है, और देखिए ये उस देश की तस्वीर है जहां हम कहते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है तो अजी ये बता दो साहब, जहां ऑक्सीजन से सांसें टूट रही हैं, आप कालाबाजारी क्यों कर रहे हैं? जीवन रक्षक जहां नहीं मिल रहा है रेमडेसिविर में, आप 1 लाख का रेमडेसिविर ब्लैक में क्यों दे रहे हैं? आप हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, इस पर आप अपने आप को कहते हैं कि हम सेवा ही परम धर्म है, और ब्लैक मेल जमकर कर रहे हैं आप। तो ये जो लगातार हालात बनते जा रहे हैं विद्यानाथ, इसके लिए सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी सोच भी जिम्मेदार है। आखिर हम उस भाव से क्यों काम नहीं कर रहे हैं जहाँ पूरा देश महामारी के संकट से गुजर रहा है?
तमाम सरकारी इस संसाधन महामारी कम में पड़ भी रहे कुछ हैं, तो हम चल मुनाफाखोर कर क्यों नहीं आते इस कुछ पहल के ऐसे लिए? लोग भी हैं, सेंट्रल लाल की सिंह बात करते फौजदार, हैं। जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस चला रहे हों, चाहे वो इंजेक्शन बेच रहे हों, चाहे वो दवाई बेच रहे हों, चाहे वो ऑक्सीजन बेच रहे हों। हर कोई दूसरे की मजबूरी का फायदा अगर उठा सकता है तो उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस बीच बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुफ्त में भी सेवा दे रहे हैं, जो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की शायद संख्या कम है। लेकिन मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो आपको कुछ और शहरों का हाल दिखाएंगे और साथ ही एक जरूरी सूचना, एक जरूरी जानकारी, एक जरूरी खबर आपको हम बताते हुए चलना चाहते हैं कि मुश्किल हालात में जब एक सांस के लिए, एक सांस के लिए लोग जूझ रहे हैं, कई कोरोना मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी का सकारात्मक असर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में न्यूज नेशन आपसे अपील करता है कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करें। अगर आप 22 दिन पहले कोविड से ठीक होकर लौटे हैं तो आपकी मदद हम लोगों तक पहुंचाएंगे न्यूज नेशन के जरिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 9711002266 पर आप प्लाज्मा डोनर का डिटेल हमें सेंड कर दीजिए। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग चल रही है, तो बंगाल में क्या हो रहा है वो हम आपको दिखा देते हैं। 25 सीटों पर ये वोट डाले जा रहे हैं। अब तक करीब 20% मतदान हुआ है। मालदा और मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। अब तक मालदा और मुर्शिदाबाद में 20% मतदान हुआ है। उत्तर कोलकाता में भी आज मतदान हो रहे हैं। उत्तर कोलकाता में 14% और बीरभूम में 15% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में आज आखिरी चरण के लिए वोटिंग चल रही है और 35 सीटों पर इस दौरान वोट डाले जा रहे हैं। तस्वीरें में आप देख रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती नॉर्थ कोलकाता से वोट डालने के लिए पहुंचे और मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से मतदान उन्होंने पहले कभी पश्चिम बंगाल में नहीं देखा था। उन्होंने तारीफ की सुरक्षा बलों की। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए। हालांकि आज भी बमबाजी हो गई पश्चिम बंगाल के चुनाव में। आज भी एक विधानसभा सीट पर 2 बम फेंके गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि उसमें कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हिंसक बनाने की कोशिश जरूर इस चुनाव के चरण को भी किया गया। आखिरी चरण का ये मतदान है। टीएमसी के नेताओं पर आरोप लगा है बम फेंकने का, लेकिन सुरक्षा चाक चौबंद है और इसके बाद अब 2 मई को नतीजे आने हैं। और हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। वो लगातार पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और लगभग हर चरण में अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने मतदान को देखा है। धीरेन्द्र, आखिरी चरण का मतदान अभी हो रहा है, इसकी शुरुआत सुबह हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश इस वक्त कोरोना से करा रहा है। क्या तस्वीरें ये बता रही हैं, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है या फिर उसको फॉलो करवाया जा रहा है? देखिए ये विद्या, ये बड़ी दुखद तस्वीर है कि कम से कम कोविड प्रोटोकॉल का कोई फॉलो यहाँ नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कह रहे हैं, उस नाम की कोई चिड़िया भी यहाँ नहीं होगी। ये देखिए, वो उनको पैरों से दिखाने की कोशिश करेंगे। उस तरफ खड़ी हुई कुछ महिलाएं ज़रूर दूसरी तरफ हैं। मैं अपने वीजे से कहूँगा इधर दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए, कहीं भी आपको एक दूसरे से चिपक कर खड़े हुए ये मतदाता ये नहीं समझ रहे हैं कि देश में इस समय संसाधनों पर जितना बोझ है, किस तरह से आम आदमी ऑक्सीजन से लेके दवाइयों की कमी से जूझ रहा है। जो लोग पेशेंट हैं, वो पेशेंट हैं, उनके परिजन उनको लेकर अलग अलग हॉस्पिटलों के चक्कर काटते फिर रहे हैं। लेकिन ये लोग अपनी सरकार चुनना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बचाना नहीं चाहते। जिस कोविड प्रोटोकॉल की बात की गई थी वो आपको यहाँ दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी इसको नहीं कह सकता। हाँ, जो हम लोगों ने पहले फेज से अब तक देखा है कि चुनाव आयोग अंदर जाने के बाद आपका टेम्परेचर चेक करता है, आपको सैनिटाइज करता है, वो ज़रूर दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा हथियार माना जाता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। वो पूरी तरह नदारद है। आपको दिख रहा होगा कि एक दूसरे के साथ सटी हुई ये महिलाएं। हो सकता है कि कितने लोगों को इसमें से परेशानी हो जाए बाद में। हम उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन ये हमारी इसे एक उम्मीद है। लेकिन साइंस इसके उलट कहती है, क्योंकि इनमें से अगर आप देखेंगे किसी को भी ये चिंता नहीं है कि वो सरकार चुनने ज़रूर आए हैं, लेकिन क्या वो कहीं कोरोना तो नहीं चुन रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ लग रहा है। मुझे लगता है विद्या, 2 मई को जब नतीजे होंगे उसके बाद जो भी सरकार आएगी उसको शायद सबसे बड़ी समस्या यहाँ उसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा जैसा देश के बाकी हिस्सों में दिख रहा है इस वक्त। जी विद्या। धीरेन्द्र, देखिए, ये तो एक
खुद की जिम्मेदारी है कि कोरोना के दौरान जब देश भर से तस्वीरें, आंखों से आंसू निकाल देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहे हैं तो खुद की ये जिम्मेदारी बनती है लोगों की कि वो प्रोटोकॉल को फॉलो करें। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? और अगर लोग उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या वहां का जो प्रशासन है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, वो लोग वहां मौजूद नहीं है? क्या वो इन लोगों को नहीं समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं? देखिए, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इसमें कोई कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि सारा अमला, प्रशासनिक अमला इस वक्त उन्हीं के अंडर में होता है। ये जिम्मेदारी उनकी है, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के सहारे करते या किसी चीज़ को करते। हमको यहाँ अभी कोई शख्स ऐसा नहीं दिख रहा है। ये बड़ी दुखद तस्वीर है, मैं ये कहूँ, इस चुनाव की। ये भीड़ हमको उत्साह देती थी, लेकिन आज ये तस्वीर उत्साह की बजाय मन के अंदर एक डर पैदा कर रही है। ख़ास तौर से हम लोग, चूँकि इसलिए ये कह पा रहे हैं विद्या, क्योंकि हम लोग उनमें से हैं जो रोज़ मरते हुए देख रहे हैं, लोगों को साथ छोड़ते हुए देख रहे हैं, किस तरह से उनके परिजनों को हम भटकते हुए देख रहे हैं। हम लोग वो लोग हैं जो इनकी आंखें हैं, लेकिन ये इस वक्त दुख का सबसे बड़ा मुझे लगता है ये दृश्य बन जाएगा अगर यहाँ किसी एक को भी अब मामले भी पश्चिम बंगाल से आने लगे हैं और अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक हर तीसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो रहा है जो टेस्ट करवा रहा है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल की जनता को खुद ही जिम्मेदार होना पड़ेगा, उन्हें ही समझना पड़ेगा कि वो वोट डालने जाएं, वो उनका अधिकार है, वो सरकार चुने, ये उनका अधिकार है। अगर वो अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं तो उनके पसंद की सरकार या उनके पसंद का नेता नहीं उनको मिलेगा। लेकिन साथ ही ध्यान ये भी रखें कि कोरोना की महामारी से कैसे प्रलय मचा हुआ है, उससे खुद को भी कैसे उन्हें बचाना है। अगर प्रशासन का कोई नहीं है तो खुद उन्हें कैसे प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, उसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है इस वक्त, आपको बता देते हैं। यूपी में 24 घंटे में 29,751 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 265 लोगों की मौत हो गई है। 265 लोगों ने उत्तर प्रदेश में दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 29,751 नए केस सामने आ चुके हैं 24 घंटे की, और सिर्फ 24 घंटे की बात कर लें, पिछले 24 घंटे की, तो ये वो आंकड़ा है। और अभी तक पिछले 24 घंटे में 265 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। और अब एक नई मुहिम जो शुरू होने जा रही है, एक अभियान जो शुरू होने जा रहा है, वो हो रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होना है। रजिस्ट्रेशन इस वक्त चल रहा है और 1 तारीख से 1 मई से उनका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अविनाश हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी ताजा अपडेट लेंगे उत्तर प्रदेश से। पिछले 4 दिनों से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफ़ी कमी देखी जा रही है। कल की बात करें तो कल 24 घंटों में पूरे प्रदेश में 29,000 के आसपास नए मामले सामने आए। वहीं अगर हम 5 दिन पहले की बात करें तो एक दिन में संक्रमित मरीजों की तादाद 38,000 के पार पहुंच गई थी। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में एक समय में 55,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीजों की तादाद हो गई थी, लेकिन वो आंकड़ा अब घटकर 46,000 के आसपास पहुँच गया है। अगर कल की बात करें तो कल लखनऊ में जो नए मामले सामने आए उसमें तकरीबन 3700 नए मरीजों की तादाद देखी गई है। तो ये कह सकते हैं कि राहत वाली बात है कि संक्रमण रेट में कमी देखी जा रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि एक तरफ संक्रमित मरीजों की तादाद कम हो रही है, तो दूसरी तरफ जो मौतों का आंकड़ा है वो तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। क्योंकि कल की बात करें तो कल पूरे प्रदेश में कोरोना की वजह से 266 लोगों की मृत्यु हो गई। उससे पहले ये आंकड़ा काफ़ी कम था। लेकिन यही हैरानी की बात है कि एक तरफ संक्रमित मरीजों की तादाद कम हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो कोरोना से मौतों का आंकड़ा है वो तेजी से ऊपर जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ। और सीधे इस वक्त उत्तर प्रदेश का हाल जानने के लिए, ताज़ा अपडेट लेने के लिए अविनाश का रुख करते हैं जो लखनऊ में मौजूद हैं। अविनाश, सबसे पहले ये बताइए कि प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद तेजी से अगर कहीं मामले बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के तो वो उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में क्या हालात हैं, क्या अपडेट है?
देखिए विद्या, हालात तो सही नहीं कहे जा सकते, लेकिन हाँ ये सच है कि पिछले 72 घंटे की बात करें तो पिछले 72 घंटों में संक्रमण के मामलों में काफ़ी कमी देखी गई है, क्योंकि एक समय में 38,000 से ज़्यादा जो संख्या थी एक दिन में देखी जा रही थी, संक्रमित मरीजों की तादाद उतनी हो रही थी, लेकिन अब चूंकि वो आंकड़ा कम हो रहा है। लेकिन डराने वाली बात यह है विद्या कि जो मौत के आंकड़े हैं वो तेज़ी के साथ ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम 5 दिन पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक दिन में जो औसत कोरोना से मरने वालों की संख्या होती थी वो 200 के नीचे होती थी, लेकिन वो 250 के पार पहुंच गई है। और ये तब हो रहा है जब संक्रमित मरीजों की तादाद काफ़ी नीचे चली गई है, क्योंकि कल की बात करें तो कल 29,000 ही पूरे प्रदेश में मामले आए। और सबसे बड़ी राहत की बात लखनऊ के लोगों के लिए है, क्योंकि एक समय में अगर 5 दिन पहले की बात करें विद्या, तो 5 दिन पहले 6,000 से ज़्यादा एक दिन में मामले लखनऊ राजधानी में देखे जा रहे थे, लेकिन वो जो आंकड़ा है वो 4,000 के नीचे चला गया है। तो ये राहत की बात निश्चित तौर पर है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं विद्या वो डरा रहे हैं, क्योंकि तमाम जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि लोगों की लगातार मृत्यु हो रही है। अभी आज सुबह में ही एक वरिष्ठ IAS हैं दीपक त्रिवेदी, जिनकी मृत्यु हो गई, PGI में एडमिट थे। वो राजस्व परिषद के चेयरमैन भी थे, जो IAS एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी थे। और कल आपने देखा कि भाजपा के एक सिटिंग MLA है बरेली से, उनकी भी डेथ हो गई। अब तक भाजपा के जो 3 सिटिंग MLA हैं विद्या, उनकी मृत्यु हो चुकी है कोविड की वजह से। तो क्या आम और क्या खास, हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। ये कोरोना किसी को बख्श नहीं रहा है, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सतर्क आप रहें, खुद अपनी जिम्मेदारी को समझें। तस्वीरों में अब आपको रजनीश भी नजर आ रहे हैं, पटना से हमारे साथ रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश के पास चलेंगे और बिहार का हाल जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। कोरोना से जुड़ी बिहार से बड़ी खबर यह है कि बिहार में 24 घंटे में 13,374 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 84 लोगों की मौत हुई है। बिहार में भी कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़े हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो आला अधिकारी हैं उनकी बैठकों का दौर भी चला है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए कतार में खड़े लोग, ये तस्वीर अब आम हो गई है। दिल्ली हो, बिहार हो, राजस्थान हो या गुजरात हो, हर जगह इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश हो, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में ऑक्सीजन का आपातकाल आ गया। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, ये तस्वीरें बिहार की है जहां लोग खड़े हैं लाइन में ऑक्सीजन के लिए, यानी कि अब बिहार में भी ऑक्सीजन को लेकर किल्लत की जो तस्वीर है वो खुलकर सामने है। जरा ये भी बता दीजिए कि प्रदेश में इस वक्त संक्रमण का हाल क्या है, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है, और प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो इस तरह की चीजों को देखने वाले प्रभारी अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखिए विद्या, बिहार में संक्रमण का दौर रुक नहीं रहा है। हर दिन 12,000 से 13,000 नए मामले आ रहे हैं। बिहार सरकार लॉकडाउन लगाने को तैयार नहीं है। नाइट कर्फ्यू की जो अवधि है वो बढ़ाई जा रही है, दुकानों को बंद करने की अवधि जो है वो कम की जा रही है, यानी खोलने की अवधि। और तस्वीर में आप देखिए लोग कैसे परेशान हैं। हम इस वक्त एक ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर ऐसे ही देखिए लोग लाइन लगाए हुए, और यहाँ पर लोगों की जद्दोजहद, गेट पर देखिए लोग किस तरीके से एक ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये है परेशानी इस वक्त। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, वेंटिलेटर्स कम है, बेड कम है, और लोग अपने घर में लोगों को रखे हुए हैं और ये ऑक्सीजन पाने की मारामारी है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे तक लाइन में खड़े रह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। चूंकि व्यवस्था हॉस्पिटल में नहीं थी सो उन्होंने अपने घर पे ही मरीजों को रखा हुआ है। आप लोग भी ऑक्सीजन के लिए आए हैं जी? कितने देर से आप लोग खड़े हैं? हम लोग सर रात 10 बजे से खड़े हुए हैं सर, तो अभी तक सिलेंडर नहीं मिला है। तो ये आप लोग क्या घर में ही मरीजों को सबसे बड़ा हॉस्पिटल में रखे हैं। हॉस्पिटल गए हैं कि लेने की कुछ तैयार नहीं है, जहाँ है भी है तो भी मनामानी रेट है। 50,000 60,000 पट्टे का चार्ज है। मिल रहा है, ब्लैक वाले से हॉस्पिटल वाले को दे दिया जा रहा है सिलेंडर। 5-5 10-10 हॉस्पिटल। सर मेरे पापा भी सरांस हॉस्पिटल लगन कुआं में भर्ती हैं। रोज का सर 40,000 प्लस चार्जेस है, और हॉस्पिटल हमें सर ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रही है। तो हमें सर एक रिलेटिव को रखते हुए एक को हमेशा यहाँ पर लाइन में लगा रहना पड़ता है। पापा को और मेरा ऑक्सीजन मिलेगा तो पक्का रिकवर कर जाएंगे। डॉक्टर भी ऐसा बोल रहे हैं कि उनका ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन नहीं है। देखिए विद्या, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं कि एक एक सांस की दरकार है लोगों के लिए, और उसके लिए लोग कैसे घंटों घंटों लाइन में खड़े हुए हैं। तस्वीर पटना के आपको रिफिलिंग सेंटर पर हम सिपारा के दिखा रहे हैं, और लोग बाहर इंतजार करते हैं। पुलिस की बंदोबस्त यहाँ पर की गई है, चूँकि भीड़ इतनी हो रही है कि बहुत बार लोग बेसब्र हो जा रहे हैं। सभी को सिलेंडर चाहिए, सभी के घर में कोई, किसी के पिता, किसी के पुत्र, किसी की माँ, किसी की बहन,
बीमार हैं, हॉस्पिटल वाले भी कह रहे हैं कि हमारे पास सिलेंडर नहीं है, आप जाइए खुद से कहीं से उपाय करके आइए, तब आपके पेशेंट को हम रखेंगे। तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति है विद्या इस वक्त बिहार में। जैसा कि बता रहे थे आपके साथ जो लोग खड़े थे, वो कह रहे हैं कि एक दिन का 40,000 रुपए हॉस्पिटल को हम बिल भर रहे हैं, उसके बावजूद हॉस्पिटल हमें कह रहे हैं कि आप जाइए ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद कीजिए, और इसीलिए एक व्यक्ति हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है और दूसरा व्यक्ति खड़ा है लाइन में ऑक्सीजन के लिए। क्या ये तस्वीरें मुख्यमंत्री देख नहीं रहे हैं क्या रजनीश? और इन तस्वीरों को देखकर, बिहार के हालात को देखकर अभी क्या कुछ होने जा रहा है बिहार में? क्या रणनीति है बिहार सरकार की? देखिए, बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर वेंटिलेटर्स परे परे खराब हो रहे हैं, लेकिन सरकार की नींद अब भी नहीं टूट रही है। पिछले 3 दिन से मैराथन बैठक नीतीश कुमार कर रहे हैं हर दिन अधिकारियों के साथ। कल बैठक हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की, रिजल्ट क्या है? तो बार बार ये कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा, ऑक्सीजन मंगाया जाएगा, इंजेक्शन मंगाया जाएगा, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये कब होगा? हर दिन मौत हो रही है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जो रिपोर्टिंग है उससे कई गुना ज़्यादा मौत हो रही है। अगर हम जाते हैं शमशान घाट पर विद्या, तो वहाँ पता चलता है कि एक दिन में एक घाट पर कोरोना से मरने वालों की संख्या, यानी उनका जिनका दाह संस्कार हुआ, 60 से 70 है। सरकारी आंकड़ा है पटना जिला में एक दिन में 25 लोग मरे। पटना में 3-4 ऐसे घाट है। अब सहज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंकड़े क्या बता रहे हैं, सच्चाई क्या है। और कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, जिस तरीके से परेशान हैं, बिल्कुल रात भर लाइन में लग रहे हैं एक सिलेंडर के लिए। ठीक अपने आप में बता रही है कि इस वक्त बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जी, जब जरूरी फैसले और रणनीति बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत सरकारों को है, उसमें अगर देरी होगी तो बहुत सारी जानें चली जाएंगी। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन चलते चलते हमारी जो मुहिम है, जो जरूरी बात आप तक हमें पहुंचानी है, उसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। इस मुश्किल हालात में जब एक एक सांस के लिए लोग जूझ रहे हैं, कई कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सकारात्मक असर दिखा है। ऐसे में न्यूज नेशन आपसे अपील करता है कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करें अगर आप 22 दिन पहले कोविड से ठीक होकर लौटे हैं। आपकी मदद लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनेगा आपका अपना चैनल न्यूज नेशन। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर प्लाज्मा डोनर का डिटेल हमें आप भेजें, हम जरूरतमंदों तक उसे पहुंचाएंगे।